Hello students, welcome back to class 10th, lecture 3 of power sharing. And you are watching this on CATG online classes. Okay. Now lecture 3 as promised starts with the second case study in the chapter. जो second case study है वो है श्रीलंका का. हमने lecture 1 और lecture 2 में बातें की थी कि क्या पावर शेयरिंग क्या है, कितने तरीके का पावर शेयरिंग हो सकता है, कैसे हो सकता है, पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल. एंड देन वी स्टार्टेड विद द केस स्टडीज जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग में दिया है, बट पर्पसफुली आई हैव टेकन अप इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. पहला केस स्टडी था बेल्जियम का जो लेक्चर 2 में था, जिसमें बताया गया था कि बेल्जियम ने कैसे अपने यहाँ के डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को अकोमोडेट किया, कैसे उनके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया और कैसे एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी और कंट्री को बनाया. अब दूसरा केस हमारे क्वाइट क्लोज नेबरहुड का है, श्रीलंका. एज यू कैन सी द मैप ऑफ श्रीलंका. लेकिन श्रीलंका का केस स्टडी बिल्कुल उल्टा है. श्रीलंका ने उन डिफरेंसेस को अकोमोडेट बिल्कुल भी नहीं किया और दैट रिजल्टेड इन सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर श्रीलंका एज वेल एज फॉर द नेबरिंग कंट्रीज, पर्टिकुलरली इंडिया. ओके. और आज हम यही पढ़ेंगे इसमें कि कैसे श्रीलंका ने उस डिफरेंस को अकोमोडेट न करते हुए एक कॉन्फ्लिक्ट को राइज होने दिया and what further followed. Okay, so let's start. Sri Lanka lies in the southeast of India in the Indian Ocean. It's an island country and Sri Lanka को independence मिला था 1948 में from the British rule. 1948 में independent होने के बाद से अगर श्रीलंका का ethnic composition हम देखें, so you can see कि यहाँ पर बॉक्सेस में अगर देखो तो 4 कम्युनिटीज दिख रही हैं श्रीलंका की. एक है श्रीलंकन तमिल्स, देन सिंगलीज, देन मुस्लिम्स एंड देन इंडियन तमिल्स. ओके, ये इंडियन तमिल्स वो थे जिन्हें इंडिया से ले जाया गया था वहां पर श्रीलंका में ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड फॉर प्लांटेशन पर्पसेस एंड अदर काइंड ऑफ फिजिकल वर्क. ओके, सो यहाँ पे ये जो सिंगला कम्युनिटी है ये ह्यूज मेजोरिटी में है and the Tamils form the next community, but the Muslims are in very small numbers, so their numbers become insignificant to a great extent, but then Tamils form a significant minority. Okay, और right from 1948 problems Sri Lanka में start हो गए. The Sri Lankan government practiced a systematic majoritarianism. Now here you need to note down this term. मेजॉरिटेरियन मेजर्स और मेजॉरिटेरियनिज्म. मेजॉरिटेरियनिज्म का डेफिनेशन भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है. मेजॉरिटेरियनिज्म मीन्स that when the majority community believes that it can do anything, it can pass any law, make any rule, completely ignoring, completely being indifferent to the interests of the minorities. मेजॉरिटेरियनिज्म और रूल बाय मेजॉरिटी अलग अलग चीजें हैं, ये जस्ट तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए है. रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जब कोई प्रॉपर इलेक्शन हो, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में आई, नॉट एग्जैक्टली कम्युनिटी बट पार्टी वी कैन से. अब वो पार्टी किसी एक आइडियोलॉजी की हो सकती है, उसमें मल्टीपल कम्युनिटीज हो सकते हैं, या फिर एक ही कम्युनिटी की भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता. बट यदि कोई पार्टी प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू जीत कर आई है एंड हैज गॉट द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द कंट्री, देन दैट इज कॉल्ड एज रूल बाय मेजॉरिटी. लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है किसी देश की, जो मेजॉरिटी सोशल ग्रुप है किसी देश का, दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी इज बिकमिंग टिरेनियस टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज. टिरेनियस का मतलब है तानाशाही. ये टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी हम लोगों ने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग. प्रूडेंशियल रीजंस में हमने थर्ड पॉइंट जो पढ़ा था वो ये था
कि यदि पावर शेयरिंग किया जाएगा तो टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि मेजॉरिटेरियनिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। वहां पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मेजॉरिटेरियन मेजर्स लेते गई गवर्नमेंट, which turned out to be very disastrous by the end of 20th century. जो सेंचुरी अभी बीती है, by the end of that majoritarian measures taken by the government turned out to be very very disastrous for the country. ठीक, 1948 जो डेट्स हमें याद रखनी है कि 1948 में श्रीलंका got independence. Okay, then 1956 एक बड़ा इंपॉर्टेंट साल आया। इसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, जो बेसिकली सिंघलीज गवर्नमेंट थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसमें जो है एक लॉ पास किया, एक्ट ऑफ 1956। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या इसमें प्रॉब्लम था? जो इसमें पॉइंट्स थे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थे तमिल्स के लिए। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग Sinhalese. This was the first in jobs and education. Okay, government jobs and education. दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था Sinhalese became the official language of the country. जबकि दो बड़े कम्युनिटीज थे यहाँ पर, एक तमिल और एक सिंघलीज। तमिल्स ऑल्दो बहुत कम नंबर्स में थे इन कंपैरिजन टू सिंघलीज, लेकिन इतने भी इनसिग्निफिकेंट नहीं थे कि उनके लैंग्वेज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। ओके, देन थर्ड वाज बुद्धिज्म was made the official religion of the country. अगेन जो तमिल्स थे, जो बुद्धिज्म जो एज अ रिलीजन सिंघलीज का रिलीजन था, लेकिन जो तमिल्स थे वो मोस्टली हिंदूज थे या फिर मुस्लिम्स थे और सम में भी क्रिश्चियंस ऑल्सो, बट बुद्धिस्ट नहीं थे। बुद्धिज्म वाज द रिलीजन ऑफ सिंघलीज। सो एज यू कैन सी ये क्लियर कट मेजॉरिटेरियन मेजर्स थे जो कि साइडलाइन कर दिया गया, जिससे मार्जिनलाइज कर दिया गया तमिल्स को कंप्लीटली। क्लियर कट थे। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज यानी जब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो सिंघलीज को उसमें प्रेफरेंस मिलेगा। सिंघलीज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड बुद्धिज्म बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन। इसकी वजह से जो तमिल्स थे उनमें डीप डिससेटिस्फैक्शन आया और उन्होंने लगातार ट्राई किया कि वो इसके अगेंस्ट आवाज उठाएं और अपने उनके डिससेटिस्फैक्शन का रीजन क्या था? रीजन था कि अनइक्वल अपॉर्चुनिटी in jobs and in education, as you can see here. Then they wanted that Sinhalese should be made, along with Sinhalese, Tamil should be made the official language of the country. And third, they felt that their interests were being ignored. उनकी जरूरतों को, उनके इंटरेस्ट को, उनके लाइवलीहुड को इग्नोर किया जा रहा है। ओके, दे केप्ट ऑन डिमांडिंग फॉर दिस और लगातार वो ट्राई करते रहे। उनका धीरे धीरे उनका ये जो डिससेटिस्फैक्शन था गवर्नमेंट से, दैट टर्न्ड आउट इनटू मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काफी चलता रहा। ठीक है, कई बार पोग्राम्स भी हुए श्रीलंका में। ना व्हाट इज अ पोग्राम? दैट्स अ काइंड ऑफ मास किलिंग, जीनोसाइड जिसे बोलते हैं। श्रीलंकन तमिल्स एंड इवन इंडियन तमिल्स, स्पेशली श्रीलंकन तमिल्स के अगेंस्ट कई बार 1956 से लेकर 1980s तक में कई बार अटैक्स हुए, किलिंग्स हुई और बहुत सारे तमिल्स को मारा गया। इवन सिविलियन तमिल्स वर अटैक्ड जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे किसी तरह के स्ट्रगल्स में। इवन दे वर टारगेटेड एंड दे वर आल्सो किल्ड।
ये 1956 का जो एक्ट पास हुआ था, इस दौरान भी जब तमिल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे वर अटैक्ड बाय द सिंगलीज क्राउड। ओके, धीरे धीरे करके ये चीजें काफी क्रिटिकल होती चली गई एंड 1980s आते आते कई मिलिटेंट ग्रुप्स बन गए जो कि डिमांड करने लगे। पहले इनका डिमांड था रीजनल ऑटोनॉमी का, they wanted regional autonomy, they wanted Tamil to be made the official language and they wanted that they should be given equal opportunity। ये तीन डिमांड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये तुम्हारे बुक में भी दिए हुए हैं। regional autonomy, Tamil to be made as the official language of the country and equal opportunity for making career in terms of jobs and in terms of education। ये इनके डिमांड्स थे, लेकिन जब सिस्टमैटिकली ये इग्नोर होता रहा, लगातार इग्नोर होता रहा और लगातार जो सिंगलीज गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, वो लगातार इनके संग एक तरह से पार्शियल अप्रोच रहा उनका, और तमिल्स मार्जिनलाइज्ड होते चले गए लगातार। मेन स्ट्रीम जो थी श्रीलंका की, जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट, उससे धीरे धीरे हटते चले गए बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग इक्वल चांस। तो ये जो उनके पॉलिटिकल मेजर्स थे जिससे कि अभी तक वो डिमांड कर रहे थे, वो धीरे धीरे मिलिटेंट रूप लेने लगा और बहुत सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस तमिल्स के बन गए विच वर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ तमिल इंटरेस्ट इन श्रीलंका। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि रीजनल ऑटोनॉमी की जगह अब वो डिमांड करने लगे एक सेपरेट स्टेट का। ओके, so a separate state was demanded and that was called separate state for Tamils was now demanded and it was called as Elam। okay, Elam means a state for the Tamils। कहाँ, कौन से एरिया में ये मांग रहे थे? एज यू कैन सी, यहाँ जहां जहां तमिल्स, ये जो नॉर्थ का और ये जो ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का, दैट इज तमिल स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये तमिल्स का बेसिकली रीजन है। देन अगेन ये कोलंबो के अराउंड का एरिया, ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है इस मैप में, ये सारे इंडियन तमिल्स का एरिया है। सो दे बेसिकली वांटेड दिस पार्ट इज जाफना, दिस यू कैन सी त्रिंकोमाली, बटिका लोआ, ये सब तमिल एरियाज हैं। और ये जो नॉर्थ और ये जो ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का, इसको बेसिकली वो चाह रहे थे कि कंप्लीट सेपरेट तमिल स्टेट डिक्लेयर हो जाए। पहले वो इसमें रीजनल ऑटोनॉमी चाह रहे थे, अब फेडरल स्ट्रक्चर। हम लोगों ने पढ़ा था पावर शेयरिंग का वर्टिकल मेथड, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें स्टेट्स को थोड़ा ऑटोनॉमी दे दिया जाता है और जो फेडरल कंट्रीज हैं वहां पे होता है। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जो डिमांड्स हैं लोगों की, वो कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाती हैं। शायद श्रीलंका ने भी इस एरिया को एक स्टेट एक्सेप्ट कर विद इन द कंट्री एक रीजनल ऑटोनॉमी थोड़ा सा दे दिया होता, थोड़ा फेडरल स्ट्रक्चर कर दिया होता, तो सिचुएशन उतनी खराब ना होती जितनी लेटर ऑन हो गई। एंड देन देयर वर सीवियर अटैक्स इन 1980s ऑन तमिल्स। तमिल्स के एक ग्रुप जिसको कि LTTE कहा जाता था, okay, that's quite important, so let us write here। तमिल्स का एक ग्रुप, बहुत सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन गए थे तमिल्स के, बट वन वाज LTTE, दैट इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी तमिल ईलम की आजादी के लिए जो फाइट कर रहे हैं। LTTE with its head Prabhakaran became the most dreaded organization, dreaded military organization in Sri Lanka, जिसको कि इंडिया के समेत कई देशों ने लेटर ऑन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था बिकॉज ऑफ देयर वायलेंट एक्टिविटीज। ओके, 1980s में एक दिन जिसे कि ब्लैक जुलाई भी कहा जाता है, एक दिन था जिस समय की तमिल्स ने जो है, ये जो LTTE वाले हैं, इन्होंने
सिंघलीज आर्मी के कुछ जवानों पर अटैक किया था. दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. और एज अ रिजल्ट बहुत वायलेंट काउंटर अटैक हुआ था तमिल सिविलियंस पे बाय द सिंघलीज सिविलियन क्राउड. और उसके बाद से, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद से पूरा कंट्री सिविल वॉर में चला गया. नाउ सिविल वॉर कैसे डिफरेंट होता है एक नॉर्मल मिलिट्री वॉर से? एक नॉर्मल मिलिट्री वॉर दो देशों के बीच में होता है और यूजुअली कंट्री के बाउंड्रीज पर होता है या बैटलफील्ड्स में होता है. लेकिन सिविल वॉर इज within the country and it is among different communities or social groups within the country. और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जब आपस में लड़ने लगते हैं तो लॉस किसका होगा? इट इज द सेम कंट्री दैट इज अंडरगोइंग द लॉस, बिकॉज दोनों ही फाइटिंग ग्रुप्स उसी कंट्री के हैं. सो तमिल्स और सिंघलीज के बीच में 1980s में एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ एंड दैट सिविल वॉर कंटिन्यूड फॉर मोर देन 25 years. और फाइनली बहुत लॉस हुआ कंट्री का. द गवर्नमेंट स्ट्रांगली क्रश्ड देम एंड ये जो LTTE थे इन्होंने भी बहुत वायलेंट मेजर्स अपनाए, बहुत ज्यादा अटैक्स किए सिंघलीज आर्मी पर. इन रिटेलिएशन उन्होंने भी अटैक किए. बहुत सारे तमिल सिविलियंस पे भी अटैक हुए, विच वॉज रियली बैड. लेटर ऑन इवन श्रीलंका को वॉर क्राइम्स के लिए भी चार्ज किया था UN ने. बट फाइनली दिस वॉर एंडेड. ये जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था ये ओवर 25 years तक चला. और फाइनली खत्म कब हुआ? एंडेड इन 2009. ये 2009 इंपॉर्टेंट डेट है. यू नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज गिवन इन योर बुक. सो ये जो 3 डेट्स हैं ये मेंशन्ड है तुम्हारे बुक में. और NCERT में जो डेट्स मेंशन्ड हैं उन्हें डेफिनेटली याद करना है बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में वही डेट्स सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे या इनफैक्ट वही डेट्स ही पूछे जाएंगे जो NCERT में मेंशन्ड है. All other things you can read, you can go through, you can do your research for your own knowledge and better understanding of the chapter. So finally 2009 में जब LTTE को मिलिटरली हरा दिया गया और जब इनका जो लीडर थे प्रभाकरन, जब प्रभाकरन को मार दिया गया तो ये वॉर फाइनली खत्म हुआ. बट इन द प्रोसेस श्रीलंका वेंट थ्रू एक्सेसिव सोशल, कल्चरल एंड फाइनेंशियल लॉस. बहुत लॉस हुआ. मतलब श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब हुई. ओके, आफ्टर दिस वॉर क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक हो गया इसके बाद? योर बुक, the topic in your book ends here, but let us just discuss and complete it. 2009 के बाद जो तमिल नेशनल अलायंस था, जो पॉलिटिकल ग्रुप था तमिल्स का, उन्होंने सिविल वॉर का एंड डिक्लेयर किया अपने तरफ से. दे विथड्रू एंड दे डिसाइडेड कि अब वो मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं करेंगे. लेटर ऑन थैंकफुली फॉर द तमिल्स, Tamil was also accepted as one of the official languages of the country. लेकिन क्या सब कुछ नॉर्मल है? Nobody can say because as per reports even today Tamils are being marginalized. Even today Tamils are not fully not part of the mainstream Sri Lanka और आज भी वो रीजनल ऑटोनॉमी के लिए फाइट कर रहे हैं. Remember, now they are not fighting for a Tamil Elam, एक सेपरेट तमिल कंट्री के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं. They want a federal structure of Sri Lanka, जिसमें कि उनका एक अपना स्टेट हो, एक प्रोविंस हो, and the under the Sri Lankan government. But what is the response of the Sri Lankan government? As per the information till now, Sri Lanka does not want to become a federal country. It wants to stay a unitary country. Unitary word मैंने यूज किया था जब हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात कर रहे थे. देन आई टोल्ड यू कि यूनिटरी वो कंट्रीज होते हैं जहां सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है. सो श्रीलंका में ना तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है, ना ही पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स हो रहा है. शायद पॉलिटिकल पार्टीज और हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता हो, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर किया जाता हो,
लेकिन वर्टिकल शेयरिंग और सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयरिंग तो डेफिनेटली नहीं हो रही। सो यू कैन सी एंड यू कैन कंपेयर बेल्जियम एंड श्रीलंका कि बेल्जियम में कितना अच्छे से उस डिफरेंस को अकोमोडेट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडमेंट किया गया, एंड फाइनली they reached a kind of consensus where everybody is happy. But Sri Lanka took the other way around. It went for a consistent majoritarian measures, system of measures rather, and which led to a 25-year, more than 25 years civil war, huge economic loss. Sri Lanka as a country also lost its name and reputation in the world for being suppressive over minorities. However, things are okay now on surface as far as the news from Sri Lanka says, but the Tamils still remain dissatisfied. एक चीज और मैंने बीच में बोली थी जब मैंने ये स्टार्ट किया था कि ये जो पूरा तमिल्स का प्रॉब्लम है श्रीलंका में, इसका अफेक्ट इंडिया में भी बहुत ज्यादा हुआ था, इसका इफेक्ट इंडिया में भी बहुत ज्यादा हुआ था। क्या इफेक्ट हुआ था? इफ यू विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, यू विल फाइंड कि ये जो LTTE है, जो कि इस नॉर्थ और इस नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है, LTTE, which later on turned into a terrorist organization, their members came to India and finally they blew away, I mean exactly what I have said, blew away the ex-prime minister of this country, Mr. Rajiv Gandhi. और ये एक इंडिया के इतिहास का बहुत ही बुरा दिन था जब तमिलनाडु में एक रैली के दौरान राजीव गांधी को अटैक किया गया। इट वॉज नॉट एन अटैक यूजिंग सम गन्स और समथिंग, इट वॉज अ ह्यूमन बॉम्ब। पहली बार किसी हाई प्रोफाइल असैसिनेशन में ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। ओके, सो ह्यूमन बॉम्ब इज when a person ties bomb on his body and then they blow away the bomb, they die, and along with them all other people around them die. So you can go through the net, you should do some research on it, क्योंकि LTTE श्रीलंका का केस इंडिया से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। So you must go through it and that ends the chapter over here. ये हमारे चैप्टर का एंड है। यहाँ पर हमने सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, 2 केस स्टडीज डिस्कस कर लिया है और उन दोनों का कंपैरिजन भी कर लिया है। सो नाउ यू क्लियरली नो कि क्या डिफरेंस है पावर शेयरिंग करने में और ना करने में। करने में हम डिफरेंस देखो, किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी में वेरियस सोशल ग्रुप्स तो होंगे ही होंगे, ये पहले भी हम लोगों ने बात किया है। कोई भी सोसाइटी फुल्ली होमोजेनियस नहीं होती है, मोस्ट सोसाइटीज आर हेट्रोजेनस, और जब हेट्रोजेनस सोसाइटी होगी तो डिफरेंसेस भी होंगे, कल्चरल होंगे, रिलीजियस होंगे, लिंग्विस्टिक होंगे। उन्हें अकोमोडेट करना ही राइट मेजर है, उनमें उनको कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट करना और लेटर ऑन सिविल वॉर तक ले जाना इज द रॉन्ग मेथड ऑफ कर्बिंग थिंग्स। वॉर इज नेवर द सोल्यूशन। ओके, एंड इंडिया का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंडिया ने भी इस पावर शेयरिंग को बहुत अच्छे से किया हुआ है। वी आर द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी आर वेरी वेरी सक्सेसफुल एज अ डेमोक्रेसी सिंपली बिकॉज इन स्पाइट ऑफ इन्यूमरेबल डिफरेंसेस हमारे देश ने पावर शेयरिंग को वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सोशल ग्रुप्स एंड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे से किया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये स्ट्रेंथ है और ये अचीवमेंट है कि इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस वी आर स्टिल फ्लरिशिंग एंड वी हैव कम आउट एज अ very successful democracy. Okay, now you need to go through the chapter which is there in the description box of this video. Go through it, solve the questions. You will surely be able to solve if you have listened to the lectures carefully. Lecture 1 और lecture 2 देखने के लिए you can go to CATG channel on YouTube and you can check in the playlist. You will get lecture 1 and lecture 2.
And with this we come to the end of power sharing. And power sharing से ही originate होता है next chapter, one type of power sharing, that is vertical power sharing. इसी से हमारा next chapter logically connected है. The name of the chapter is federalism. Now when we meet again, we will take up federalism as a concept, and we will see how India is doing as a federal country, how India is different from other countries, and many related concepts. So till then, take care all of you. Bye.